बहुत से लोगों का मानना है कि हमें इतिहास या पास्ट से क्या लेना देना, परंतु इतिहास हमारे जीवन में आने वाली उन गलतियों को सिखाता है जो हम पास्ट में किए होते हैं, उससे सतर्क होने की सीख देता है। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है काजल प्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में ही भारत वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे हुआ करता था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थी। प्राचीन भारत में 3 प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें से एक महान विश्वविद्यालय नालंदा में भी था, जो कि अपनी समृद्धि, विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता था। और इसी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए तिब्बत, तुर्की, जापान, चीन, इंडोनेशिया, फ्रांस तथा कोरिया जैसे देशों से लोग आया करते थे। यहाँ प्रवेश लेने के लिए 3 स्तरों वाली बहुत ही कठिन प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी। प्रतिभाशाली छात्र ही इन परीक्षाओं में सफल होकर यहाँ प्रवेश पाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेंग सोंग ने भी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त की थी और अपने किताब सीयूकी में अपने यात्रा के बारे में बताया था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत देश के बिहार राज्य से उस समय मगध के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी पटना है। यहाँ से 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है। भारत के पास स्थित 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद आज बस यहाँ पर इनके खंडहर बचे हुए हैं, जिसे यूनेस्को के द्वारा 15 जुलाई 2016 को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। नालंदा प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध महाविहार था। शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल भी था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने और बेहतरीन आवासीय विश्वविद्यालय में से एक हुआ करता था। उस समय यहाँ पे करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहा करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कई लाख किताबें से भरा एक विशाल पुस्तकालय, 300 से भी ज़्यादा कमरे और 7 विशाल कक्षा हुआ करते थे। इसका भवन 9 मंजिला था, बहुत ही सुंदर और विशाल हुआ करता था, जिसकी वास्तुकला भी अत्यंत सुंदर थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में एक मुख्य प्रवेश द्वार भी था। बाकी का सारा परिसर चारदीवारी से घिरा हुआ था। परिसर में अनेक स्तूप, मठ और मंदिर थे। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां विराजमान हुआ करती थी और आज इस सुंदर भवन का बस खंडहर ही बाकी है, जो कि खुदाई के दौरान पाया गया था। नालंदा परिसर की पूर्व दिशा में विहार यानी मठ है और पश्चिम दिशा में चिया यानी मंदिर है। इसके अलावा इस परिसर में एक छोटा सा संग्रहालय भी है, यहाँ पर खुदाई के दौरान कई मूल बौद्ध सूतक, जले हुए चावल का एक नमूना, जिसे आर्किटेक्ट लोगों का मानना है कि स्टोर रूम में रखा गया था। हिंदू और बौद्ध कांसे के सिक्के, टेराटोका जार आदि का संग्रह प्राप्त हुआ है। जब यहाँ के विशाल पुस्तकालय में विदेशी आक्रामक खिलजी के द्वारा आग लगा दी गई थी, तो यहाँ किताबें 6 महीना तक जलती रही थीं। टैंग राजवंशी के चीनी यात्री वेंग सोंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार नालंदा का अर्थ होता है बिना अंत के दान या उपहार देने वाला, जबकि हीरानंद शास्त्री के अनुसार नालंदा शब्द संस्कृत शब्द से बना है। नालम प्लस दा, इसका मतलब है कमल रूपी ज्ञान देने वाला। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। उस समय नालंदा से मिली मुद्राओं से यही सत्य लगता है
और कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों ने भी इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया था। उन्होंने कई और मठों और मंदिरों का निर्माण करके साम्राज्य का विस्तार किया। स्थानीय शासकों जैसे महान सम्राट हर्षवर्धन और विदेशी शासक भी इसे दान दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि 24वें जैन तीर्थंकर महावीर जैन ने नालंदा में 14 वर्ष बिताए थे। गौतम बुद्ध खुद कई बार नालंदा आए थे और यहाँ प्रवास भी किया था। प्रसिद्ध बुद्ध सारिपुत्री का जन्म भी इसी पावन भूमि में हुआ था। आगे हम जानेंगे वेंगसोंग के अनुसार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के गौतम मठ का दृश्य। वेंगसोंग ने यहाँ के वातावरण का वर्णन किया है। अपने पुस्तक सियुकी में उन्होंने बताया है कि मठ के चारों तरफ खूबसूरत जलाशय हैं और उस जलाशय में नीले कमल के फूल खिला करते थे। जगह जगह कनक की लताएं थीं जो कि लाल फूलों से भरी हुई थी और मठ के बाहर आम के पेड़ हुआ करते थे जो छाया दिया करते थे। मठ की मीनारें आकाश को छूती थीं जिन्हें भिक्षुक अपने कमरे से देखा करते थे। अब हम इसके पुस्तकालय के बारे में जानेंगे। चीन का निवासी यजिंग यहाँ 10 साल रहने के बाद बहुत ही बड़ी संख्या में किताब अपने साथ वापस ले गया था। इन संस्कृत ग्रंथों की संख्या करीब 400 के आसपास रही होगी। इन किताबों की संख्या में ही महाविद्यालय के पुस्तकालय के विशाल आकार का पता चल जाता है। इस पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। प्राचीन तिब्बती स्रोत के हिसाब से नालंदा के 4 विशाल पुस्तकालय जो कि 9 मंजिला इमारतें थी, जिसमें धर्मगंगा, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नारंजिका हुआ करती थी। अब इस विद्यालय पर हुए आक्रमण के बारे में जानेंगे। इस विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किए गए, जिसके बाद 2 बार इसे उस समय राज्य करने वाले राजाओं ने फिर से बनवा दिया। पर जब तीसरी बार हमला हुआ, जो कि अब तक के सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला था, इस हमले में यहाँ के पुस्तकालय की काफ़ी सारी किताबें और दुर्लभ ग्रंथ जल गए थे। माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय के विनाश से ही भारत में बौद्ध धर्म का भी पतन होना शुरू हो गया। इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला सम्राट स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। इस हमले में विश्वविद्यालय की इमारत के साथ साथ पुस्तकालय को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। बाद में स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के द्वारा पुस्तकालय की मरम्मत करवा दी गई थी और एक नई बड़ी इमारत बनवा दी गई। इस विश्वविद्यालय पर दूसरा हमला 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गोदास ने किया था। उस समय बौद्ध राजा हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। उन्होंने ही इस विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला। इस विनाशकारी हमले के समय यहाँ पाल राजवंश का राज्य हुआ करता था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि एक तुर्क सेनापति था, उस समय अवध में तैनात था। बख्तियार खिलजी और उनके सेना ने लगभग 12वीं शताब्दी के अंत में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उसने पुस्तकालय की किताबों को आग लगा दी। जो कुछ भी वहाँ था उसे लूट लिया। विश्वविद्यालय में रह रहे हजारों भिक्षुकों और विद्वानों को इसलिए जलाकर मार दिया क्योंकि वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था और उसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से चिढ़ थी। अब हम जानेंगे खिलजी का नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे का कहानी। खिलजी के द्वारा नालंदा के पुस्तकालय को जलाने के पीछे एक प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बुरी तरह बीमार पड़ गया था और सबने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के इलाज करवाने के लिए कहा, पर खिलजी नहीं माना। परंतु अंत में तबीयत और बिगड़ जाने के कारण
आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया गया। तभी खिलजी ने आचार्य राहुल जी के सामने एक शर्त रखा और बोला कि मुझे तुम्हारे ये बौद्ध धर्म पर और न ही आयुर्वेद पर किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा तरीका बताओ जो मेरे धर्म से संबंधित हो। तभी वैद्य जी तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि आप कुरान के इतने पन्ने पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे तबीयत में सुधार होने लगे और वो ठीक हो गया। बाद में उसको पता चला कि आचार्य ने कुरान पर दवाई की एक लेप लगाई थी, जिससे उसे पढ़ने के दौरान जब भी खिलजी पन्नों को पलटता तो अपनी जीभ से उंगली को गीला करता। इससे औषधि उसके मुंह में चली जाती थी और वह अनजाने में ही सही औषधि का सेवन करता रहा। इससे बख्तियार खिलजी बहुत गुस्सा हुआ और उसने सोचा कि इस तरह रहा तो ये भारतीय विद्वान और शिक्षक पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। भारत से बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के ज्ञान को मिटाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय और इसके पुस्तकालय में आग लगा दी और हजारों धार्मिक विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला। अब इस विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के बारे में जानेंगे। सन 1915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस साइट का अध्ययन किया और 6 मंदिरों और 11 मठों की खुदाई करवाई और इसे संरक्षित स्थल घोषित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना अपने प्राचीन इतिहास के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ये बताएं कि नेक्स्ट स्टोरी आप कौन सी सुननी चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।